और अगर हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं 923 डिवाइडेड बाई 71, अगर x 71 जाकर हम लोग पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 30। तो जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है वो बनता है 71 एंड 13। तो देखें 13। ये दोनों Yes. ऑप्शंस हमारे लिए ठीक हैं, तो हम किसको टिक कर देंगे? Both A and B. and B, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ना आप? Yes, sir. Inshallah. Yes, sir. शाबाश। अच्छा, अब देखिए ये इस प्रॉपर मेथड्स थे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए। एक तो बात ये है कि इक्वेशंस बनी बनाई थी, तो कुछ ऐसी इक्वेशन थी जो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर रहे थे, कुछ हम लोग कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे लेके जा रहे थे, लेकिन इक्वेशंस बनी बनाई हमें मिल रही थी। अब प्रॉपर मेथड से हम लोग सॉल्व करते गए, लेकिन इसके ऊपर आप ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं कि भाई आप ऑप्शन से जाके चेक कर लें कि करेक्ट आंसर कौन सा है। अब आप ये देखें, दो इक्वेशंस गिवन है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई दोनों के ही आंसर नीचे मौजूद हैं। तो आप लोग पहले किसी भी एक इक्वेशन को उठाएं जो आपको ज़्यादा इजी लगती हो। दोनों को ऐड करना ज़्यादा इजी है या दोनों को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है? एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को ऐड करना। तो आप पहले ही ऑप्शन देखें। अब आपको ये तो पता है ना कि अगर पॉइंट्स में वैल्यूज इस तरह गिवन हो तो फर्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू वाई की वैल्यू होती है। तो भाई आप इस दोनों इन दोनों को ना ऐड करें। ऐड करने से क्या आंसर आया? ऐड करने से क्या आंसर आया? 71 प्लस 13 इज इक्वल टू 84, sir. बेटा 84. इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर चुका है। Yes, sir. अब Yes, sir. अगर आप देखें कि ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका है तो आपका करेक्ट आंसर वो वाला होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो आप इसको इधर ही चेक कर लें कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 923. तो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। Yes, sir. अगर बोथ का ऑप्शन ना होता, मतलब कोई और पेयर गिवन होता, तो मैं ए ऑप्शन को टिक कर देता। लेकिन जब बोथ का ऑप्शन मौजूद है तो 13 प्लस 71 करूँ तो 84, 13 मल्टीप्लाइड बाय 71 करूँ तो 923। तो बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर गया इक्वेशंस को। Yes, sir. तो फिर मेरे लिए करेक्ट आंसर क्या बन गया? Both and बोथ ए एंड बी। तो ये कोई भी सोल्यूशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। इसी तरह से अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप चाहते तो आप x की वैल्यूज़ को पुट करके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से प्रॉपर सोल्यूशन ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं तो वो काफ़ी लेंथी काम हो जाते हैं। ओके, yes, sir. मतलब ऑल्टरनेटिव ऐसा है कि क्वेश्चन में से उठाएं ऑप्शंस में से वैल्यूज़ और क्वेश्चन में आके पुट कर दें और देखें कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो जिस ऑप्शन पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पर हमारा प्रॉपर जो मेथड है ना वो ज़्यादा यूजफुल है। डन? Yes, sir. Yes, sir. चलें बेटा, इक्वेशंस बनी बनाई हों तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस बता दिए कि इसी तरह से सॉल्व करना है। अब चलते हैं कि अगर स्टेटमेंट हो तो स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे बनानी है। अगर स्टेटमेंट्स हों तो उन स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनानी है और उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ लें। Sir, easy. इजी है ना? अब देखें Yes, sir. बेटा, आपसे एंड पे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेन। आपसे कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी पूछा जा सकता था, आपसे कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल भी पूछा जा सकता था, आपसे कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 10 पेंसिल भी पूछा जा सकता था, मतलब कुछ भी।
आपको क्वांटिटी बता दी, लेकिन एक पेन की और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको नहीं बताई, और आपको टोटल बिल बताया गया है। ऐसे ही है। Yes, sir. अब कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल आप लोग खुद से अज्यूम करें। आप उसे कहें कि भाई कॉस्ट ऑफ पेन सपोज करते हैं कि वो एक्स है, कॉस्ट ऑफ पेन को Yes. क्या सपोज करेंगे, X. और कॉस्ट ऑफ पेंसिल Y. इसको आप लोग सपोज कर लेंगे y। अब जब टोटल बिल बनने लगेगा तो बेटा आपने कितने पेन लिए, 3. 3, तो 3 पेन को मल्टीप्लाई करोगे पेन की कॉस्ट के साथ, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, और इसमें ऐड करोगे कितनी पेंसिल ली, 8. 8 पेंसिल की कॉस्ट, तो 8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, पेंसिल की कॉस्ट के साथ, Y. तो टोटल बिल आपका कितना बन जाना चाहिए, 100. इक्वेशन बन गई। Yes, sir. और क्या इस इक्वेशन की आपको समझ आ गई है? Yes, अच्छा, sir. दूसरी इक्वेशन बनवाएं, मुझे दूसरी इक्वेशन बना के बताएं कैसे बनेगी, क्योंकि अब 2 Fine. वेरिएबल्स आ गई हैं ना, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए जी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x plus 6y is equal to 130. शाबाश, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर। Yes. तो देखें बेटा, आपने स्टेटमेंट से खुद इक्वेशन बनाई, इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब क्या इनको सॉल्व करने का मेथड नहीं आता आप लोगों को? Yes, sir. आता है सर। तो जल्दी से किसका इंतजार कर रही हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। सर पेन की वैल्यू 20 और पेंसिल की 5। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 5। तो उसने सिर्फ कॉस्ट ऑफ पेन पूछा था, इसलिए हमने 20 को टिक कर दिया। पेंसिल पूछता तो हम 5 को टिक करते, ऑप्शन बी को जाके टिक करते हैं। हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर आए जरा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन मैं ना इसमें से अभी कुछ भी नहीं बता रहा, आप लोग खुद से सॉल्व करो। Sir, 2x plus 10y equals 24. 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 24। अब इन भाई साहब ने ओनियन को सपोज किया हुआ है x, और टोमेटोज को सपोज किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ टोमेटो को सपोज किया हुआ है y। ऐसे ही किया ना? Yes, sir. तो इस बात का बेटा हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है अगली स्टेटमेंट में वो थोड़ा सा उसको चेंज करते, टोमेटो पहले बता दे, ओनियन बाद में बता दो, तो इक्वेशन गलत हो जाएगी जी। नेक्स्ट इक्वेशन बताएं। X plus तमाम 21. स्टूडेंट्स शाबाश। X x plus 20y 20y equals इज इक्वल टू, 27. हो गया 27. क्लियर? Yes, sir. बताएं, Yes, sir. आंसर बताएं, शाबाश। क्या पूछा गया है, वर्कआउट प्राइस फॉर ईच किलोग्राम्स ऑफ ओनियन, ओनियंस को हमने x कहा है, तो x इज इक्वल टू 7। और अगर आपसे 7. टोमेटोज पूछते तो 1. तो टोमेटोज की जो प्राइस है वो 1 रुपी पर किलोग्राम है, एंड ओनियन 7 रुपीज पर किलोग्राम। हो गया सॉल्व? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ जी, क्वेश्चन को देख के हम तो डर गए हैं, जान निकल गई हमारी कि ये क्या हो गया हमारे साथ। Yes, sir. sir. काफी बड़ा है. हाँ, तो बस भी डर जाना है हमने।
नो है? सर, ये सिंपल है। हाँ, सिंपल से क्वेश्चन होती हैं। चलें, शाबाश। तसल्ली से पहले पढ़ें क्वेश्चन को। टू प्रोडक्ट्स बन रही हैं ए एंड बी। ईच यूनिट ऑफ ए टेक्स 20 आवर्स इन असेंबलिंग डिपार्टमेंट, 5 hours in finishing department. Each unit of B takes 10 hours for assembly and 3 hours for finishing department. बेटा जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ना किसी भी प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो वो सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ करती। उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है। सपोज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ना, तो पहले आप रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन वाले आपको एडमिशन ऑफिस में भेजते हैं, एडमिशन ऑफिस वाला आपको गाइड करता है, वो आपको फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह बताता है। फ़ी को पे करने के लिए आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट्स वाले आपको स्लिप देते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करवाते हैं और अब जाकर अपनी क्लास में बैठते हैं। तो ये भी तो एक प्रोसेस ही है ना। यस सर। तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से होके गुजरती है। तो यहाँ पर तो शुक्र करें उसने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स बताए हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर जब 7 करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखें, इफ टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल इन असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट आर। अब असेंबली डिपार्टमेंट्स के टोटल आवर्स कितने हैं 450, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स के कितने हैं 130। शाबाश। अब बेटा एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको वर्किंग आवर्स में जाना चाहिए ना। मतलब आप अगर शाम को चले गए तो फिर तो कोई भी नहीं बैठा होगा, फिर क्या आपका एडमिशन होगा? नो सर। No, sir. तो बेटा इसके लिए असेंबलिंग डिपार्टमेंट के पास उसका जो टोटल टाइम था वो 450 आवर्स है। तो वो 450 आवर्स काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं काम करने वाले। इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट 130 आवर्स तक काम कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ना ज़रा लिमिटेशन लगी हुई है, लेकिन हमने इनको फुली यूटिलाइज करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, यहाँ पर ए भी कह सकता था, ए एंड बी भी कह सकता था, that can be produced provided both departments are fully utilized। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने उसे क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी। बी। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए को नाम दे दें एक्स का, एक्स। नंबर ऑफ Yes, sir. प्रोडक्ट बी को नाम दे दें वाई। और बेटा वेरिएबल्स हमेशा यूं लिखे जाते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया प्रोडक्ट। और डिपार्टमेंट्स हमेशा वर्टिकल वे में लिखना, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2, इसको हमेशा वर्टिकल वे में लिखना। मतलब 1 से मुराद असेंबली और 2 से मुराद फिनिशिंग। फिनिश। क्लियर। अब आपने असेंबलिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 450। तो वो उसके सामने ना कुछ यहाँ पे आके लिख देना 450। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल्स कितने हैं 130। और इसके साथ इज इक्वल टू का साइन लगा देना। यहाँ तक हो गया काम। यस सर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना शुरू करें। ईच यूनिट ऑफ ए, अब ए की बात कर रहे हैं, टेक्स 20 और इन असेंबलिंग, तो असेंबली और ए के सामने 20 लिख दें। क्लियर। यस सर। यस सर। फिर क्या कहते हैं 5 आवर्स इन फिनिशिंग। कौन 5 आवर्स किसके बी के सर। ए के, ए की ही बात चल रही है अभी, ए की फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 5 आवर्स, तो ए और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के सामने यहाँ पे 5 आवर्स लिख रहे हैं। क्लियर। Yes. क्लियर। बेटा बी की बात अब स्टार्ट हुई, ईच यूनिट ऑफ बी, अब बी की बात स्टार्ट हो रही है। टेक्स 10 आवर्स इन असेंबली, तो बी और असेंबली के सामने 10
3 आवर्स इन फिनिशिंग, तो बी और फिनिशिंग के सामने 3। क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Clear. अच्छा, ए के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या नाम दिया? एक्स। X. तो इसके साथ एक्स लगा दें। और बी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या नाम दिया? Y. तो इसके साथ y लगा दें और इन दोनों को इक्वेशंस बन चुकी हैं आपकी। 35. Yes, sir. इक्वेशंस ओके हो गई। Yes, sir. 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 450 होना चाहिए। अब ये असेंबली डिपार्टमेंट का टोटल ऑर्स आ गए हैं, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। फिर फिनिशिंग के लिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 130। तो ये कैलकुलेटर को बताया, तो x की वैल्यू आ गई 5. और y की वैल्यू आ गई। 35. तो उसने y से मुराद प्रोडक्ट b, तो उसने प्रोडक्ट b पूछा था, तो क्या आंसर करेंगे? 35. हो गया क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. कोई इशू? No, sir. चलें, गुड। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 16, 17, 18। तो आप ऐसे एक तो ये है कि ये सारे 15 क्वेश्चन आपने एक मतलब फिर से करते हैं तमाम स्टूडेंट। और दूसरा ये जो लास्ट के Yes, 5 sir. क्वेश्चन हैं, ये आपने कुछ ट्राई करने हैं कि आप कितने कर सकते हैं इनमें से। अदरवाइज कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। और आपका जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब स्टडी टेक्स्ट, उसका चैप्टर 3 का जो सेल्फ टेस्ट है, उसमें से आपने इक्वेशंस के क्वेश्चन, लॉग वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। जहाँ पे लॉग की बात आ जाए, वो लॉग वाले क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व करने। वो टॉपिक इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जब ये इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने लॉग जी। करने, लेकिन साथ साथ सेल्फ टेस्ट करते रहें। तो इक्वेशन से रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन होना वो आप कर लेना। डन? Okay, sir. चलें, Okay, sir. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 8:30 पे। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.